नमस्कार, मैं अशोक व्यास। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नाम आप में से सबने सुना होगा, पर उनके बारे में हम कितना कुछ जानते हैं, अगर उस तरफ देखना शुरू करें तो लगता है हम उतना नहीं जानते हैं जितना शायद जानना हमारे लिए कल्याणकारी हो। और इस दिशा में जब एक युवा फिल्म कार की दृष्टि जाती है और वो एक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पे, जबकि रहते वो ऐसे मुंबई नगर में हैं जहाँ पर वैचारिक रुझान की अपेक्षा बाजार क्या मांग कर रहा है इस तरफ अधिक रुझान होता है। क्या बात है जिसने यशवंत गिरी जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ खींच दिया। Goans remember Lohia to this day. क्या समझते हैं वो फिल्म माध्यम के बारे में, मुंबई से आए हुए यशवंत गिरी जी का? इन जिज्ञासाओं के साथ हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। यशवंत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। तो यशवंत जी, पहले राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बात करते हैं। आपने उनके बारे में बहुत अध्ययन पहले से किया था या फिल्म बनानी थी तब शुरू किया? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं एक्चुअली लोहिया जी के बारे में कभी कभी ऐसे सुनता था। मेरे एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड मामा हैं जो कि लोहिया जी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं और सोशलिस्ट हैं, वो भी पॉलिटिक्स में हैं। तो उनके ज़रिए बहुत बातें, उनके फ़िलासफ़ीज़ सुनते थे हम। लेकिन मैं बिल्कुल ही कोई सोशलिज़म की तरफ ना अट्रैक्टेड था, ना पॉलिटिकली इंक्लाइंड था। मैं तो फिल्म बनाने की मेरी जो चाहत थी वो इसलिए थी कि हमें स्टोरीज़ टेल कर सकें, वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। और ऐसी बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आई डू नॉट हैव एज अ सोशलिस्टिक आउटलुक एज सच, या कभी सोचा भी नहीं इस बारे में और तो लोहिया जी के बारे में बस मैं इतना ही जानता था कि ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। In June 1947, the Congress Working Committee met to take a final decision on the issue of partition of India. In the meeting, Lohia witnessed an unusually sharp exchange of words between Gandhi and Nehru. It was evident that Nehru's mind was already made up. Lohia, who was present in that historic meeting, later wrote a book giving details of what transpired that day. Nehru accepted partition, made Gandhi accept it. It was Lohia who wrote, all these discussions are taking place in all the television channels, but nobody refers to it. In the Guilty Men of India's Partition, Lohia has recorded Gandhi wanted to transfer power to Jinnah, and we will settle the matter with Jinnah. And then Mountbatten was taken aback. He went to talk to Nehru and said, Mahatma Ji, nobody is willing to do that. And in spite of Gandhi's resolve that India would be divided only over his dead body, India was divided into two nations, and the old sage could do nothing. But Lohia's devotion to Gandhi was deep-rooted. While Delhi was celebrating India's independence, Bengal had come in the grip of a communal riot. Muslims and Hindus, thirsting for each other's blood, ignored the festivities in Delhi. Gandhi left for Bengal to try and end this violence, and by his side was none other than Lohia. जब ये निर्णय हुआ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके बारे में
बहुत लोग आपसे कई गुना ज़्यादा जानते रहे होंगे और उनको श्रद्धा के साथ देखते भी रहे होंगे, उनके बारे में फिल्म बनानी, तो एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आ जाता है कि आप उन सबकी अपेक्षाओं के साथ न्याय करें। तो इस दृष्टि से क्या चुनौती आपको लगी, और उससे भी पहले जब आपने उनके बारे में जानना शुरू किया तो उनके व्यक्तित्व की कौन सी बातें हैं जिनसे आप व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुए? हमारे बहुत ही, जैसे आप गार्जियन समझें, डीपी त्रिपाठी जी, ऑलमोस्ट मैं बचपन से उनको जानता हूँ, मेरे मामा के बहुत अच्छे मित्र भी थे और उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित था। तो उन्होंने जब एक जर्नल निकालते हैं तो वो जर्नल उन्होंने समर्पित किया था राम मनोहर लोहिया के ऊपर। उस वक्त एक चर्चा हुई कि क्यों ना इस पे किसी ने आज तक कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई है राम मनोहर लोहिया पे। तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, मैंने देखा कि वास्तव में किसी ने भी राम मनोहर लोहिया पे कोई फिल्म नहीं बनाई है और काफ़ी साल बीत गए हैं, जबकि हमारा देश ऐसा है जिसमें कि इतने फिल्मकार हैं, सब कुछ है, कोई सब्जेक्ट ऐसा बचा नहीं है, ऐसे सब एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था ऑडियो विजुअल में। तो मुझे काफ़ी जिज्ञासा हुई इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया और मैंने रियलाइज़ किया कि इतने बड़े सोशलिस्ट फिगर, लेकिन उनका एक भी वीडियो फुटेज अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी पूरे इंडिया में। इंटरनेशनली भी मैंने ट्राई किया, बट देयर वाज नो वीडियो फुटेज ऑफ राम मनोहर लोहिया एवर। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आप जा रहे हैं, कोई वीडियो फुटेज नहीं है, तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था ये। लेकिन वो द फैक्ट दैट उनके ऊपर बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ था, वो मुझे एज अ फिल्म मेकर उसने मुझे उस फैक्ट ने मुझे चैलेंज किया कि इनकी कहानी को, इनकी एक ऑलमोस्ट, हालांकि कहना कि वो अनसंग हीरो है ये गलत होगा, क्योंकि वो अनसंग हीरो नहीं है, क्योंकि ही इज़ ऑलमोस्ट पायनियर, फादर ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। अनसंग नहीं है वो, लेकिन जो जनसंख्या है आज की इस पीढ़ी, वो नहीं जानती है उन्हें। तो फॉर दैट मैटर मुझे लगा कि इनकी कहानी को आगे लाना और लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में सुना है, तो ऐसा लगता है कि वो एक चिंतक के रूप में अधिक जाने जाते रहे। तो वो एक चिंतक भी थे और एक नेता के रूप में भी, विशेष करके समाजवादी चिंतन परंपरा को लेके किस तरह उन्होंने प्रेरित किया, दोनों बातें। फिर भी मुझे ऐसा लगता है चिंतन वाला जो पक्ष है वो अधिक उस तरह की छवि उनकी है कि वो समाजवादी चिंतन को सघन रूप से उन्होंने जो अपनाया था उसको उन्होंने औरों तक पहुंचाया। तो जब आपने अध्ययन किया तो आपको क्या लगा, एज अ थिंकर और एज एन एक्टिविस्ट, which aspect of his personality you felt was more prominent? मुझे लगा कि जब मैंने उनके ऊपर काम किया, सबसे पहले तो ये जो वीडियो फुटेज वाले में बात कर रहा था, तो मैंने जितना रिसर्च किया मुझे पता लगा कि इनको इतना रेजिस्टेंस मिला था अपने टाइम में। लोहिया जी, बिकॉज ऑफ द फियर्स एटीट्यूड एंड द रेबल दैट ही वाज, उनको काफ़ी इंग्लिश मीडिया ने, उस अखबारों ने खासकर, मीडिया के उस वक्त अखबारें होते थे, काफ़ी बॉयकॉट किया था उनको। तो उस वजह से उनकी वीडियो फुटेज, जितना आप, जैसे कोई कॉन्फॉर्मिस्ट नेता होता है और उसके बारे में जितना आपके पास इंफॉर्मेशन चाहे मीडिया या क्लिप अवेलेबल होती है, वैसे नहीं थे, क्योंकि लोहिया जी किसी की सुनते नहीं थे। सो आई फील कि लोहिया जी वॉज अ वेरी पावरफुल इंटेलेक्चुअल, मगर अगर एक इंटेलेक्चुअल अपने आइडियाज़ को सड़क पे ले जाके एज एन एक्टिविस्ट नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। बट लोहिया जी वॉज अ कंप्लीट revolutionary in that sense. He was backed by his intellectual mind and he had the guts and the courage to apply that on the in reality. Yeah. Though the Indian independence was bittersweet, it was welcomed wholeheartedly. For the first time after 200 years, India would decide its own future. And the person handpicked for this historic job was Jawaharlal Nehru. Nehru was not really a Gandhian. Gandhi knew that if a Gandhian came to power, the Indian youth would rebel because they were eager for the benefits of the Western civilization.
He didn't say Sardar Patel or Rajan Babu or Rajgopalachari, but Nehru. Why? Because he knew that perhaps historically we had to go through this desire. And Gandhi knew that although Nehru will take India in a different path, Gandhi's ideas will remain as a spiritual, emotional part of India's psyche. After Gandhiji's death in 1948, the Congress leadership took a historic decision. They asked the Congress socialists to either merge with the Congress or leave the party. The socialists were hurt at this stepmotherly treatment. इस बैठक के पहले ये सब लोग जवाहरलाल जी के 3 मूर्ति वाले उसमें गए और ये कहते थे कि मैं बातचीत में बिल्कुल शामिल नहीं था और ये तय हुआ कि अब हम लोग तो अब विदा होते हैं। शायद जयप्रकाश जी ने ये उनको बताया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपना वही जो उनका अंदाज़ था अपनी सदरी अपने कंधे पर रखी और कहा कि अच्छा तो अब विदा होते हैं। और जो विदा हुए तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने तो मुड़कर नहीं देखा। The socialists formed their own political party. Now they would have to fight the congressmen, the same people under whose leadership they had fought the British. With Lohia in their core group, they began preparing for the first ever Indian general elections. अब यशवंत जी, एक बात वो है जो कंटेंट की है, एक बात वो है जो मीडियम की और स्टाइल की है। तो एज अ फिल्म मेकर एक चैलेंज होता है, जैसे आपने कहा वीडियो फुटेज नहीं है बट आई थिंक स्टिल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं और आपने बखूबी उनका उपयोग किया है और जो नैरेटिव आपका है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जीवित कर देता है दर्शक के लिए। तो कुछ संक्षेप में आप हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने आपकी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है उनके जीवन के बारे में बताएं, घटनाक्रम की दृष्टि से उन पर किनका अधिक प्रभाव रहा है, ऐसा भी कुछ आपकी डॉक्यूमेंट्री बताती है। राम मनोहर लोहिया मैं संक्षेप में कहूँ तो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी से। वो महात्मा गांधी के वजह से ही इस अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल हुए और फिर वो नेहरू जी के करीब आए और नेहरू जी के साथ काम करने लगे। मगर कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर, पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेकर उनकी नेहरू जी से असहमति हुई और राम मनोहर लोहिया वॉज अ वेरी बिग आइडियलिस्ट, दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिम। जब उन्होंने एक दो बातें रियलाइज़ की जो उनके सोच को ये प्रूव करती थी कि शायद वो गलत सोच रहे थे नेहरू जी के बारे में या शायद कहीं ना कहीं दे वर नॉट थिंकिंग अलाइक ऑन समथिंग। तो ही डिड नॉट कीप क्वाइट अबाउट इट, ही डिड नॉट से दैट चलता है या जो भी है हम मिल के करेंगे। वो इस तरह के थे, वो फियर्सली बाहर आए, वो कहे कि ये गलत है और अगर ये गलत है तो मैं इसको अपोज करूँगा चाहे इसके बारे में जो हो जाए। और उन्होंने फिर अपनी पूरी ज़िंदगी, शायद हालांकि ये उनकी डिफाइनिंग ट्रैक नहीं होगा लाइफ का ये, मगर उन्होंने पूरी ज़िंदगी नेहरू जी के ख़िलाफ़ और नेहरू जी के पॉलिसीज़ के जिन पॉलिसीज़ पे वो सहमत नहीं थे उनके खिलाफ़ काम किया। कभी भी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस लोहिया, राम मनोहर लोहिया शायद इंडिपेंडेंट इंडिया में 26 बार जेल गए थे, इंडिपेंडेंट इंडिया में जी, और नेहरू जी के प्रधानमंत्री होते होते। तो वो व्यक्ति जो एक समय में गांधी जी का इतना बड़ा फॉलोअर, नेहरू जी को अपना आधा गुरु कहता था और उसने अपना रुख बदला। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है वो उन संवेदनशील मुद्दों के बारे में भी कुछ टिप्पणी करती है क्या, जिसको लेकर उनकी और नेहरू जी की असहमति जग जाहिर है?
दो बातें थी। एक तो वो नेहरू जी से बहुत ही इस बारे में नाराज़ थे कि इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया को कैसे एक्सेप्ट किया है, जब महात्मा गांधी ने खुल के कहा था कि इंडिया विल बी डिवाइडेड ओवर माय डेड बॉडी। महात्मा गांधी बूढ़े हो चुके थे, बहुत सारी, अब वो तो सब जानते हैं कि ही हैज़ हिज बिग ईयर वाज फॉर नेहरू जी की बात वो सुनते थे। तो ऐसा लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने पार्टीशन को मानना ही पड़ा, उन्हें इसलिए मानना पड़ा क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता इस पे डट गए थे कि भाई पार्टीशन होगा। तो लोहिया जी ने कहा आपने तो कंट्री को लेट डाउन किया है, आप युवा नेता हैं और आप कल के प्रधानमंत्री, आपने कैसे इस पार्टीशन को मान लिया, देश को आपने विभाजन कैसे कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, वो डायनेस्टिक रूल के अगेंस्ट थे हमेशा। ही सेड आप ठीक है, नेहरू जी बहुत ही इज़ वेरी he has a big contribution in the independence struggle and everything, लेकिन वो कहे मुझे इस बात से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनके बच्चे या इनकी डायनेस्टी या इनका परिवार इंडिया को कहीं अपना रजवाड़ा ना बनाए। However, when the results came, they were routed. The Congress had come to power, winning 364 of the 489 seats. ये लोहिया या जो दूसरे नेता थे वो जीते या हारे, वो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी का मामला था नहीं। ये था कि चुनाव की जो मशीनरी होती है उसकी जो कुछ मजबूरियां होती हैं, उसके लिए जो संगठन का ढांचा चाहिए, जो आर्थिक साधन चाहिए, उसके अभाव में ही बड़े बड़े समाजवादी नेता हारते गए। सबसे बढ़कर के आचार्य नरेंद्र देव ऐसा आदमी जिसके बारे में कोई दो राय नहीं थी, कोई कांग्रेसी भी उनकी आलोचना नहीं कर सकता था, और ऐसा आदमी चुनाव में हार गया। और नेहरू के चरित्र का एक ये भी ये है कि जयप्रकाश और दूसरे लोगों से तो समर्थन देने के तैयार थे, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने अनकंटेस्टेड नहीं जाने दिया और कंटेस्ट करके हरवा दिया। तो यशवंत जी, चूँकि बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की चल रही है और उनका नाम लेकर कुछ राजनीतिक दल विशेष रूप से अपने आप को उनकी विरासत को आगे ले जाने वाला, बौद्धिक विरासत को आगे ले जाने वाला या नीतियों को आगे ले जाने वाला मानते रहे। उसमें समाजवादी पार्टी का नाम अग्रणी है, तो उसमें मुलायम सिंह यादव जी भी आते हैं, फिर मायावती जी अलग तरफ से बीएसपी इत्यादि। तो ये जो सब संदर्भ हैं वो कहीं कहीं लगता है एक तटस्थ रूप से जो पर्यवेक्षक है भारतीय राजनीति का, उनको लगता है कि ये जो चाहे लोहिया जी हों या अन्य नेता हों, उनके नाम अपने लिए जो लाभ का पहिया घुमाने के लिए अधिक उपयोग में लाते हैं, क्योंकि वो आचरण जो आपने कहा कि उनके जीवन में था, वो उनके अनुयायी होने का दावा करने वालों के जीवन में नहीं दिखाई देता है। इसके बारे में जो आपका शोध रहा उसमें आपको भी कुछ ऐसा लगा क्या? ये तो मिसफॉर्च्यून है और ये होता आया है, ऐसे कोई खास ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब जो धीरे धीरे लोहिया जी के रहते रहते बाय द वे लोहिया जी के जिंदा में भी उनको बड़ी निराशा थी इस बात की कि उनके जितने लोग जिन्होंने जिन लोगों को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने में मदद किया या जो अपने पार्टी के उनके वो थे, उनको वो कहते थे कि भाई तुम लोग आके मेरे यहाँ बैठे रहते हो, मेरे साथ ही क्लोज रहना चाहते हो, अपने अपने जगह जाओ, अपने अपने स्टेट्स में जाओ, वहाँ काम करो, पावर में आए हो काम करने के लिए, ना कि खैर ये तो होता ही पॉलिटिक्स में। मेरे ख्याल से ये बहुत कॉमन है कि जो मूल जो आपका वो जो पर्पस ऑफ हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड slowly gets lost because greedy people come in the way and they lose the larger plan. अब यशवंत जी, हमने राजनीतिज्ञों के बारे में जो विचार हमारे थे वो व्यक्त किए। अब फिल्मकारों की तरफ चलते हैं, तो फिल्मकार भी जो आप लोहिया जी पर फिल्म बनाई उसकी बात नहीं करें तो अधिकतर जो व्यावसायिकता है वो सिर चढ़कर बोलती है। जब आप मुंबई में हैं तो ऐसा महसूस करते होंगे। आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अलावा जो प्रचलित फिल्में हैं, मेन स्ट्रीम फिल्में, उनमें भी आप जुड़े रहे। एक सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आप बनारस फिल्म के साथ भी रहे थे। तो
एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए और एक ये जो फीचर फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या अलग अलग अनुभव आपको हुए? देखिए, डॉक्यूमेंट्री एक एज अ पर्सनल एंडेवर, उसमें मैं कमर्शियली लायबल नहीं हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि चूँकि लागत भी कम है, तो मुझे ज़्यादा इंडिपेंडेंस है मैं अपनी बात कहने की। मगर अगर से जो फिल्म मेकर 100 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, 500 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये तो देखना है ना कि वो पैसा वापस कहाँ से कैसे आएगा। दे हैव टू कैटर टू द ऑडियंसेस। सो उस दौरान उस क्रम में बहुत सारी ऐसे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि फाइनेंशियली वायबल हो। So it is a completely different industry, a different ball game when you're making a feature film versus when you're going and making a. और एक एक्साइटिंग फेज है यशवंत जी अभी फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म निर्माता या निर्देशक या अभिनेता छोटी छोटी फिल्में भी करने लगे हैं जो कि किसी पर्दे पर नहीं, सिर्फ YouTube पर रिलीज हो रही हैं। ऐसी भी एक श्रृंखला चल पड़ी है। इससे आप क्या समझते हैं, ये अधिक संभावनाएं खोल रही है, ये संभावनाएं कम कर रही है? संभावना बिल्कुल खोल रही है। आज मतलब मैं समझता हूँ कि 25-30 साल पहले, 30 साल पहले तक कोई भारत में कोई युवा सोच भी नहीं सकता था कि बॉम्बे जाके फिल्म बना लेगा, क्योंकि ये बिग हाउसेस यही कंट्रोल करती थी, सारे रिसोर्सेज, सारे फिल्म, सारे डिस्ट्रीब्यूशन यही करते थे। आज की डेट में आप देखिए, यूट्यूब पे जाइए, अननोन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपनी फिल्में बना के डालते हैं। देयर आर शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन्स, फिल्म फेस्टिवल्स, और मतलब पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हो गए हैं फिल्म के लिए। लेकिन आज की डेट में भी आज भी एक चीज़ है कि जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो बहुत चैलेंजिंग है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस खासकर इंडिया में, यूएस में बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स, बिकॉज ऑफ वीडियो ऑन डिमांड, बिकॉज ऑफ मेनी अदर, वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक हुआ है और भी अल्टरनेटिव तरीके आ गए हैं एक फिल्म मेकर को अपनी फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाने की। मगर इंडिया में आज भी बॉक्स ऑफिस एक बहुत बड़ा सोर्स है, और बॉक्स ऑफिस को आप अगर बाईपास करेंगे तो फाइनेंशियल वायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। आपने जो बात कही उससे मुझे याद आता है, हाल ही में ये समाचार आया है कि नेटफ्लिक्स ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और उनकी धर्मपत्नी दोनों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, और कई बरस तक वो कुछ छोटी छोटी फिल्मों के निर्माण में या तो खुद होस्ट कर रहे होंगे या उसको गाइड कर रहे होंगे। दिस वॉज अनहर्ड ऑफ कि इतना पॉपुलर और इतना आर्टिकुलेट प्रेसिडेंट इस तरह के क्रिएटिव मीडियम के साथ में इस तरह कमिटेड हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ वंडरफुल। मुझे मैं जितना एज अ लेमैन जितना मैंने बराक ओबामा का मीडिया में देखा है, मुझे तो लगता है कि उनमें क्रिएटिव पोटेंशियल है बहुत। बिल्कुल। तो अब उनके क्रिएटिव पोटेंशियल को छोड़ते हुए बातचीत के उपसंहार की तरफ बढ़ते हुए आपके क्रिएटिव पोटेंशियल की तरफ आते हैं। क्या योजनाएं ऐसी हैं आने वाले समय में जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं? अभी हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं जो कि एक बांग्लादेशी एग्जाइल्ड ऑथर हैं तस्लीमा नसरीन, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी इस वर्ष के एंड तक शायद हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे उनके लाइफ एंड वर्क पे। फीचर फिल्म जिसमें कि हम कुछ मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस को हमने अप्रोच किया है, उनमें से एक को हम जल्दी फाइनलाइज कर लेंगे और एंड ऑफ द ईयर में शूट स्टार्ट होगी इसकी। वंडरफुल। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस नए प्रोजेक्ट के लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके साथ साथ जो आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर फिल्म है वो भी उसके कुछ अंश हमारे दर्शकों ने देखे और निश्चित रूप से सराहे होंगे। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास कर्णमती।